हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस में पढ़ेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान। हमने साइंस का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें हमने फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इस लेक्चर को भी हम उस प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का सामान्य परिचय। बायोलॉजी शब्द सबसे प्रथम प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेवेनियस ने। बायोलॉजी शब्द के जनक हैं अरस्तु, एरिस्टोटल। प्रमुख शब्दावलियां, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। एविकल्चर, पक्षी पालन। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें विद फोटो दिया हुआ है, तो फोटोजेनिक मेमोरी में ऐड हो जाएगा ये आपके। पीसीकल्चर, मछली पालन। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन। ओलेरीकल्चर, सब्जियों की कृषि। हॉर्टिकल्चर, बागवानी। पोमोलॉजी, फलों की खेती। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। और एग्रोनॉमी, फसलों की खेती। अगला है, अब है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जूलॉजी, जंतुओं का अध्ययन है जूलॉजी के अंदर। बॉटनी के अंदर पादपों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंदर मृदा का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी के अंदर मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन किया जाता है। जरा मतलब वृद्धावस्था होता है, तो जेरेंटोलॉजी हो गया वृद्धावस्था का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन। ट्रोफोलॉजी, पोषण विधानों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, उभयचर सरीसृपों का अध्ययन। जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत। जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत है लेमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेमार्कवाद। लेमार्कवाद सिद्धांत के जनक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क हैं। इनकी पुस्तक है फिलोसॉफी जूलॉजिक। लेमार्कवाद के अन्य नाम है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इसके उदाहरण हैं जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सांप के पैरों का गायब होना। ये लेमार्कवाद के सिद्धांत हैं। डार्विन, ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। डार्विनवाद के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन। डार्विन की प्रमुख पुस्तक है प्राकृतिक चुनावों द्वारा जातियों की उत्पत्ति, 1859 में इन्होंने अपनी पुस्तक दी थी। डार्विनवाद का अन्य नाम है प्राकृतिक वर्ण, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत क्या है? इसमें कि प्रकृति में जो सबसे ज्यादा रहने योग्य होगा केवल वही रह पाएगा। मतलब ये प्रतियोगिता से संबंधित समझ सकते हैं इसको, कि जैसे अगर दो जातियों में प्रतियोगिता हो रही है तो जो जाति सक्षम होगी, जो जाति हर स्थिति में खुद को ढालने में सक्षम होगी, वही रहेगी। उत्परिवर्तनवाद का जनक कौन है? हॉलैंड के ह्यूगो डी विज। प्रयोग वस्तु सांद्र, प्रिमरोज, आइनोथेरा लेमार्कियाना। अन्य नाम उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी। किसने दी म्यूटेशन थ्योरी? ह्यूगो डी विज ने। आगे बढ़ते हैं। लेमार्क का सिद्धांत। लेमार्क के अनुसार अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग का विकास। देखो, ये लेमार्क ने समझाया था कि पहले जिराफ छोटा था, पहले घास खाता था, फिर जब घास खत्म हो गई तो थोड़े बड़े बच्चों को खाने लगा, फिर वो भी खा लिए तो उससे बड़े बच्चों को खाने लगा, फिर वो भी खा लिए तो सबसे बड़े बच्चों को खाने लगा, इसलिए उसकी गर्दन लंबी हो गई। घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई। ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों का अधिक विकास लंबाई। जैसे अभी एक रिसर्च सामने आई है जिसमें ये बताया गया है, क्योंकि आजकल हम लोग फोनों का बहुत इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो हमारा जो राइट हैंड का अंगूठा है या फिर जो लेफ्ट हैंड का इसलिए नहीं आया है क्योंकि लेफ्ट हैंडीज लोग बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर राइट हैंड ही यूज़ करते हैं। तो
आगे आने वाली कुछ सालों में हमारे जो राइट हैंड का जो अंगूठा है वो लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम सारा दिन फोन यूज करते रहते हैं, फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, तो इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। इसलिए आने वाले वर्षों में हमारे राइट हैंड का अंगूठा बड़ा हो सकता है। जीव जंतुओं का विकास क्रम, ये विभिन्न काल दिए गए हैं कि देखो इसका विकास क्रम को तीन महाकल्प, कल्प, घटना। महाकल्प एक काल है, उस फिर उसके सब काल, जैसे उसका कहते हैं ना विभाजन, सब विभाजन, उप विभाजन कल्प में है। फिर कल्प में ये बताया जाएगा कि कौन से में कौन सी घटना हुई। तो सबसे पहला है प्रोटो प्रोटेरोजोइक काल। प्रोटेरोजोइक काल में क्या हुआ था? प्रथम मेटाजोआ आया। जंतुओं का पहला चिन्ह जो है प्रोटेरोजोइक काल में मिला था। पैलियोजोइक काल में पैलियोजोइक महाकल्प के पर्मियन कल्प में सरीसृप की उन्नति हुई। कार्बोनिफेरस युग में प्रथम सरीसृप बीजयुक्त फंस आए। डेवोनियन काल में प्रथम उभयचर जबड़े वाले मछलियां आईं। सिलूरियन काल में प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे आए। तो वो इसमें क्वेश्चन ज्यादातर क्या बनता है कि सबसे पहले धरती पर क्या है, किस चीज का विकास हुआ? तो सबसे पहले सरीसृप का विकास हुआ। ऑर्डोविशियन काल में मेटोजोआ जीवों का विकास हुआ। कैम्बियन काल में प्रथम मछली का विकास हुआ और प्रथम रज्जु की कॉर्डेट का विकास हुआ। उसके बाद आया मेसोजोइक महाकल्प। मेसोजोइक महाकल्प में क्रिटेशियस कल्प में क्या हुआ? डायनासोर की विलुप्ति हो गई। पहले प्राइमेट का विकास हुआ, फूलों वाले पौधों की उत्पत्ति हुई। जूरासिक काल में पहली चिड़िया का विकास हुआ, डायनासोर की उन्नति हुई। ट्रायसिक काल में प्रथम स्तनपायी आए और प्रथम डायनासोर आए। सेनोजोइक काल के क्वार्टरनरी युग में मानव का उद्विकास हुआ। नियोसीन युग में और पैलियोसीन युग में स्तनपायियों में विविधता आई। अब है वार्गिकी, टैक्सोनॉमी। वर्गीकी क्या है? जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटना वर्गीकी है। जैसे पादपों को अलग बांटना, प्रोटोजोआ को अलग बांटना, मनुष्यों को अलग बांटना। मनुष्य तो जनरली जंतु वर्ग में आते हैं। वर्गीकी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। 5 जगत प्रणाली के जनक हैं व्हिटेकर। 5 किंगडम थ्योरी। 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। पढ़ते हैं मोनेरा के बारे में। मोनेरा एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है एक कोशिकीय, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं हों। उदाहरण है मोनेरा के माइकोप्लाज्म, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूकैरियोटिक जीव, इसके उदाहरण है शैवाल और प्रोटोजोआ। कवक के अंतर्गत आते हैं यूकैरियोटिक, अधिकांशतः बहुकोशिकीय कवक के अंतर्गत आते हैं। इसका उदाहरण है यीस्ट, मशरूम। काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति होती है कवक में। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक एक पॉइंट है जो याद रखने लायक है, मैं आपको बता देती हूँ। तो कवकों की तो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, लेकिन पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पादप स्वपोषी होते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत और आवृत बीजी, ये सब पादप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जंतु सभी उपभोक्ता जीव, हम भी जंतु वर्ग के अंदर ही आते हैं। कशेरुकी और कशेरुकी दोनों जंतु वर्ग में आते हैं। अब पहला वर्ग पढ़ते हैं मोनेरा। मोनेरा कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशिकीय। मोनेरा माइकोप्लाज्म, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव, प्रजनन में समर्थ। साइनोबैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं, इनको नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। जीवाणु भी मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। सरल एवं एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव दो प्रकार के होते हैं, परपोषी और स्वपोषी। परपोषी मतलब जो दूसरों पर आश्रित रह के अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी जो स्वयं भोजन बनाते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, इनका स्वयं का
कोई भोजन नहीं बनता। कवक, कवक पर्ण हरिम रहित होते हैं। नो क्लोरोफिल। थैलोफाइटा कवकों के अंतर्गत आते हैं। ये परपोषी होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो खुद तो अपना भोजन बना नहीं पाएंगे, इसलिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये याद रखना, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक और शैवाल मिलकर लाइकीन बनाते हैं। उदाहरण खमीर, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, ये सब कवकों के उदाहरण हैं। अब पढ़ेंगे मोनेरा, तो हमने पढ़ लिया हुआ है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में दो हैं, पादप के समान और जंतु के समान। मतलब कुछ जीव ऐसे हैं जो पादप के समान प्रोटिस्टा में व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जंतुओं के समान व्यवहार करते हैं। पादप के समान क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड, ये जंतु और पादप दोनों के समान व्यवहार करता है। स्लाइम मोल्ड जंतु के समान व्यवहार करता है। प्रोटोजोआ जंतु के समान व्यवहार करता है। थोड़ा से नाम साइंस के अजीब होते हैं, इसलिए मेरी थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो प्लीज इग्नोर कर देना उसको आप लोग। क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा दो हैं। क्राइसोफाइटा की टाइप डाइटम और डिस्मिडस, बड़े ही भयंकर से नाम है। डाइटम सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं डाइटम, और डिस्मिडस सुनहरे शैवाल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सुनहरे शैवाल क्राइसोफाइटा में आते हैं जो कि डिस्मिडस होते हैं। यूग्लिना यूग्लिना इसके अंतर्गत आते हैं। मिक्सोट्रॉफिक पोषण, जंतु एवं पादप के बीच की संयोजक कड़ी। इसमें बस यही जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, निम्न में से कौन सा जीव जंतु एवं पादप के बीच की संयोजी कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा यूग्लिनॉइड। श्याम मोल्ड जो होते हैं वो कवक के समान व्यवहार करते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपोनोसोमा, ये सब प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा तीसरा टाइप है पादप जगत। पादप जगत को भी विभाजित किया गया है। पादप जगत विभाजन है पांच प्रकारों में बांटा गया है पादप जगत को। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं इनको। थैलोफाइटा सरल शारीरिक संरचना वाले होते हैं। शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, ये थैलोफाइटा में आते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं, मतलब जनरली हर जगह पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है स्पाइरोगोयरा, ये घास का प्रकार है स्पाइरोगोयरा। ब्रायोफाइटा उभयचर होते हैं। संवहनी ऊतकों की अनुपस्थिति होती है ब्रायोफाइटा में। इसका उदाहरण है मास मार्केंशिया। टेरिडोफाइटा संवहनी ऊतक उपस्थित होते हैं। ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक अनुपस्थित थे, लेकिन टेरिडोफाइटा में संवहनी ऊतक उपस्थित होते हैं। और इसके उदाहरण है फर्न, हार्सटेल, मर्शिलिया। अगला है जिम्नोस्पर्म और उसके अगला है एंजियोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नग्न, स्पर्म मतलब बीज, तो इनको नग्न बीजी भी कहते हैं। बहुवर्षीय सदाबहार हैं। इनके उदाहरण है पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म, एंजियो ढका हुआ, इसके अन्य नाम है पुष्पीय पादप। ये फलदार होते हैं। आम, अमरूद, पपीता, ये सब एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। पादपों के भेद, क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम। क्रिप्टोगेम मतलब अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं, वो क्रिप्टोगेम के अंतर्गत आते हैं। और जिनके पूर्ण विकसित जननांग होते हैं वो फेनेरोगेम के अंतर्गत आते हैं। क्रिप्टोगेम बीज उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं, जबकि फेनेरोगेम बीज उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। अब क्रिप्टोगेम के अंतर कौन कौन से आ जाते हैं? जो हमने ये तीनों पढ़े, थ्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों क्रिप्टोगेम के अंतर्गत आते हैं। फेनेरोगेम के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। नेक्स्ट, प्राणी जगत का वर्गीकरण। प्राणी जगत का वर्गीकरण कोशिकीय स्तरीय संरचना के आधार पर और ऊतक स्तरीय संरचना के आधार पर। कोशिकीय संरचना के आधार पर संघ पॉलीफेरा है। ऊतक
संरचना के आधार पर देह गुहाधारी, कूट देह गुहाधारी, बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव। तो सबसे पहले गुहाधारी के बारे में पढ़ें तो पहले हम ऐसा करते हैं, बाकी दो के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इनका फिर अंत विभाजन भी है। कूट देह गुहाधारी में निमेटोडा आता है। निमेटोडा किस में आता है? कूट देह गुहाधारी में। और कूट देह गुहाधारी किस में आता है? ऊतक स्तरीय संरचना में। प्लेटीहेल्मंथीज और स्लीनेंटेटा किस में आते हैं? बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव में। ये किस में आता है? ऊतक स्तरीय संरचना में। अब पढ़ेंगे देह गुहाधारी के बारे में, जिसके दो टाइप हैं, मेसोडर्म कोशिका का विकास और अंतःस्तर की थैली से बना हुआ देह गुहा का बनना। सबसे पहले मेसोडर्म कोशिका का विकास एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। अंतःस्तरीय की थैली से देह गुहा बनना, नोटोकॉर्ड युक्त और नोटोकॉर्ड विहीन। नोटोकॉर्ड विहीन में कौन आता है? इकाइनोडर्मेटा। और नोटोकॉर्ड युक्त में कौन आता है? कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा के भी दो टाइप हैं, लार्वा में अवशेषी नोटोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्डेटा की जगह मेरुदंड। और लार्वा में अवशेषी नोटोकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा में पाया जाता है। नोटोकॉर्ड की जगह मेरुदंड कशेरुकी में पाया जाता है। अब कशेरुकियों का विभाजन है साइक्लोस्ट्रेटोमेटा, स्तनपायी, सरीसृप, पक्षी, जल स्थलचर मतलब उभयचर, और मत्स्य यानी मछली वर्ग जो पानी में पाए जाते हैं मत्स्य वर्ग में आते हैं। अब वर्गीकरण पढ़ेंगे। पादप जगत का वर्गीकरण। विभेदित पादप शरीर, बिना विभेदन वाले पादप शरीर। तो बिना विभेदन वाले पादप शरीर में आते हैं थैलोफाइटा, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, ये सब इसके उदाहरण हैं। विभेदित पादप शरीर में आते हैं बिना संवहनी ऊतक वाले और संवहनी ऊतक वाले। बिना संवहनी ऊतक में आ जाता है ब्रायोफाइटा। संवहनी ऊतक का विभाजन भी दो तरीके से है, बीज रहित और बीज युक्त। बीज युक्त में दो आएंगे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और बीज रहित में आएगा टेरिडोफाइटा। बीज युक्त या तो एक बीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री होगा। एक बीजपत्री जिसमें एक बीज पत्र वाले बीज हों, और दो बीजपत्री जो दो बीज पत्र वाले बीज हों। जंतु जगत के प्रमुख अंग फाइलम। पहला है पेरिफेरा, छिद्रधारक, और दूसरा है सीलेंट्रेटा निडेरिया। पॉलीफेरा छिद्रधारक, असंख्य छिद्रयुक्त शरीर होता है। शरीर में स्पंज गुहा होता है। इसका अन्य नाम स्पंज है पॉलीफेरा का। उदाहरण है साइकोन या फिर स्पंजिला। दूसरा है सीलेंट्रेटा, ये जलीय जंतु है। भोजन पकाने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं टेंटिकल्स होते हैं। और सीलेंट्रेटा का उदाहरण है मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनो, एनीमोन। अगले की तरफ बढ़ते हैं। जंतु जगत के प्रमुख संघ हमने दो पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं हम? देखो अभी दिखा देते हैं हम आपको। तो पॉलीफेरा और सीलेंट्रेटा ये दो पढ़ चुके हैं जंतु जगत के प्रमुख संघों में। अब दूसरा और तीसरा है, पहला और दूसरा पढ़ चुके हैं। तीसरा है टीनोफेरा, चौथा है प्लेटीहेल्मंथीज। देखो 10 हैं, अभी एक एक करके सबको पढ़ते जाएंगे। टीनोफेरा सीलेंट्रेटा के से गहन संबंध, कंघी जैसी इनकी संरचना होती, छलांग, अधिकांशतः पारदर्शी होते हैं। उदाहरण समुद्री अखरोट, कॉम्ब जेली, किसके उदाहरण है? टीनोफेरा के। अब पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मंथीज। प्लेटीहेल्मंथीज में देह गुहा रहित तीन स्तरीय शरीर होता है। चपटा शरीर, उभयलिंगी, अविकसित पाचन तंत्र होता है। उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिका होती हैं। इसका उदाहरण है प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक। अगले की तरफ बढ़ें। एस्केलिंथीज, पांचवा है एस्केलिंथीज, छठा है एनेलिडा। एस्केलिंथीज लंबे बेलनाकार अखंडित कंद। देखो ये सब जो फोटो लगे हुए हैं वो उदाहरणों के इनके।
स्पष्ट आहार नाल होती है एस्कलेमेंथीज की। नर छोटा और मादा बड़ी होती है। भाई ये इनका सही है। जबकि मनुष्यों में तो जनरली आप देखोगे कि मादा छोटी होती है और नर बड़े होते हैं। उत्सर्जन प्रोटॉन फीडिया द्वारा होता है। एस्कलेमेंथीज एकलिंगी होते हैं और आंतरिक निषेचन होता है। इसका उदाहरण है एस्केरिस, गोलकृमि, थ्रेडवर्म, बुचेरिया, फाइलेरिया या कृमि। एनेलिडा लंबा होता है, द्विपार्श्व होता है, सममित व कई खंडों में बटा शरीर होता है। उत्सर्जन हेतु वृक्क का प्रयोग करते हैं। काइटिन से बनी सीटी द्वारा प्रचलन होता है। सामान्यतः त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। एनेलिडा एकलिंगी और उभयलिंगी दोनों होते हैं। इसके उदाहरण है केंचुआ, जोंक, नेरसी। अगला है ऑर्थोपोडा और मोलस्क। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। 3 भागों में विभक्त शरीर होता है, सिर, वक्ष और उदर। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। संधि युक्त पाद होते हैं इनके। पाद मतलब पैर। उदाहरण झींगा मछली, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, ये सब ऑर्थोपोडा के उदाहरण हैं। मोलस्का में श्वसन हेतु गिल्स या ट्रिनेडिया होता है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है एनिलिडा का, सॉरी मोलस्क का। और उत्सर्जन हेतु गुर्दे होते हैं। कवच युक्त शरीर होता है। रंगहीन खून होता है। मोलस्क वर्ग होते हैं उसके जंतुओं का खून कैसा होता है? रंगहीन होता है। मनुष्य का खून कैसा होता है? लाल होता है। उदाहरण सीपी, घोंगा, ऑक्टोपस मोलस्का के उदाहरण हैं। अगला है इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा में आते हैं समुद्री जंतु। कांटों वाली त्वचा होती है इनकी। पुनरुत्पादन की क्षमता होती है इकाइनोडर्मेटा में। हैगफिश, स्टारफिश, बिटल स्टार आदि ये सब इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण हैं। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड और क्लूम छिद्र उपस्थित होते हैं। नालदार तंत्र का रज्जु होता है। और कॉर्डेटा के उदाहरण है सभी कशेरुकी जंतु किसमें आते हैं? कॉर्डेटा में आते हैं। अगला पढ़ने से पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लें जरा कि हमने जो पढ़े थे वो कौन कौन से थे। जंतु जगत में कौन कौन से पढ़े हैं हमने? पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। चलो चलते हैं। अब अगला विभाजन है वर्टिब्रेटा संघ। वर्टिब्रेटा संघ में पहला है मत्स्य यानी मछलियां। मत्स्य में देखो ये इसके फोटोज लगाए गए हैं, देख लो, अच्छे अच्छे फोटो हैं, याद रहेगा। शल्क युक्त त्वचा होती है इनकी। असमतापी होते हैं। द्विकक्षीय हृदय होता है। याद रखना मत्स्यों का हृदय कितना कक्षीय होता है? द्विकक्षीय। अंडज अंडा देते हैं। उदाहरण ट्यूना, रोहू, ये सब मत्स्य के उदाहरण हैं। दूसरा वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं। ईल के आकार का शरीर होता है। देखो ये इनके फोटोज लगे हुए हैं। सल्क रहित चिकनी त्वचा होती है। मत्स्य की सल्क युक्त त्वचा होती है लेकिन साइक्लोस्टोमेटा की सल्क रहित चिकनी त्वचा होती है। इसके उदाहरण है लैम्प्रे और हे मछली। तीसरा है बर्बीटा संघ में एम्फीबिया, जल स्थलचर मतलब उभयचर। श्लेष्मा ग्रंथियों युक्त त्वचा होती है। त्रिकक्षीय हृदय होता है। द्विकक्षीय होता है मत्स्य में, त्रिकक्षीय होता है उभयचरों में। फेफड़े होते हैं, एक वृक्क होता है। जल स्थल दोनों में रह सकते हैं। उदाहरण मेढक, टोड। अगला है सरीसृप। असंतापी होते हैं। मत्स्य भी असंतापी थे। शल्क युक्त शरीर होता है। मत्स्यों का भी शल्क युक्त शरीर था। त्रिकक्षीय हृदय, एम्फीबियंस का भी त्रिकक्षीय हृदय था। कठोर कवच युक्त अंडे होते हैं। उदाहरण कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब सरीसृप हैं। अगला है पक्षी। पक्षी समतापी होते हैं। सरीसृप और मत्स्य असमतापी थे, कोल्ड ब्लडेड जिसे कहते हैं। पक्षियों का हृदय कितना होता है? 4 कक्षीय होता है। परों से ढका शरीर होता है। उदाहरण सभी पक्षी वर्ग में आ जाते हैं।
अब है स्तनपायी, जिसमें हम लोग आते हैं, मनुष्य। समतापी होते हैं, हॉट ब्लडेड। चार कक्षीय हृदय होता है, पक्षियों के समान। दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं स्तनपाइयों में। शिशुओं को जन्म देते हैं। इसके उदाहरण हैं चूहा, मनुष्य और चमगादड़। ये सब आते हैं स्तनपायी वर्ग में। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। मछलियों के नाम से समानता रखने वाले जीव। जेलीफिश। देखो इसमें जो मतलब मछलियों के नाम की फिश भले ही लगा हुआ है इनके नाम के पीछे, लेकिन ये फिश नहीं है। और पेपर में ये क्वेश्चन बेवकूफ बनाने के लिए जरूर आता है कि निम्न में से कौन सी मछली है। ये सभी फिशों के नाम दे देंगे तो आपको लगेगा कि सब फिश हैं, तो सभी मछलियां होंगी, पर ऐसा नहीं है। जेलीफिश नाइडेरिया या नीडेरिया संघ की है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा संघ की है। सिल्वरफिश ऑर्थोपोडा संघ की है। कटलफिश मोलस्का संघ की है। हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा की संघ की है। डेविलफिश मोलस्का है। क्रेफिश आर्थ्रोपोडा संघ में है। रेजरफिश मोलस्का संघ में। सरीसृपों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। घोंसला बनाने वाला सांप है किंग कोबरा। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है वो है गिला मॉन्स्टर हिलोडर्मा। मतलब जो हमारे घरों में छिपकलियां पाई जाती हैं वो जहरीली नहीं होती। हम उनसे इतना डरते हैं कि अरे छिपकली खा जाएगी तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। संसार का सबसे जहरीला सांप है हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप इनलैंड टाइपन। बिल बनाने वाली छिपकली है मेबुइया या सिंकन। सरीसृपों का युग कहलाता है मीसोजोइक युग। पक्षी वर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। उड़ न सकने वाला पक्षी कीवी एवं एमू है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन है। पक्षियों का वाक यंत्र होता है सबदिनी श्रीरिंक। सबसे प्राचीन पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग। भिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियां। अब देखो ये सब मछलियां हैं लेकिन इनका नाम कुछ ऐसा है कि आपको लगेगा कि ये कुछ और होगा। जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है समुद्री घोड़ा। अब घोड़ा सुन के लग रहा होगा कि तो घोड़ा होगा, लेकिन नहीं, ये मछली है। फ्लाइंग फिश, पाइप फिश, पेडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोव फिश, कैट फिश, डॉग फिश, ये सब मछलियां हैं। देखो एग्जाम में किस तरीके से आ जाए, दो तीन तो इन फिशों में से नाम दे देंगे जो मछलियां नहीं है, तो दो तीन इनमें से और एक इसमें से दे देंगे। अब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा उदाहरण, ऑप्शन देखिए, बताइए निम्न में से कौन सी मछली है, या फिर निम्न में से कौन सी मछली नहीं है। तो इसीलिए इनको याद रखना है। चार कच्छे वाला सरीसृप है मगरमच्छ। अंडे देने वाला ओविपेरस स्तनपायी जीव है एकेडीना और प्लेटिपस। विश्व का विशालतम मृग प्रजाति है नीलगाय। नीलगाय मृग प्रजाति में आते हैं। उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़ है। 6 टांगों वाला जीव कीट वर्ग में आते हैं। सफेद रक्त वाला जीव तिलचट्टा। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाले जीव है कंगारू चूहा। कुनेन प्राप्त होता है सिनकोना पेड़ की छाल से। मानव निर्मित अनाज है ट्रिटिकेल, गेहूं प्लस राई से बना। अफीम पोस्ता पौधे का कौन सा भाग होता है, अधपका फल। अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद है नेस्काफीन, मार्फिन, हेरोइन। तो ये सब ड्रग्स भी हैं और इन सबको मेडिकल में दवाई बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जलीय स्तनपायी। ब्लू व्हेल पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। समुद्री शेर सील या फोका। वॉलरस, डॉल्फिन, समुद्री गाय। देखो ये सब समुद्री गाय, समुद्री शेर, वॉलरस, इनको सुन के लग रहा होगा कि ये अलग तरीके के जानवर होंगे, लेकिन ये सब स्तनपायी में आते हैं, जलीय स्तनपायी में। स्तनधारी मैमलिया, प्रोटोथीरिया। अंडे देने वाले स्तनधारी को प्रोटोथीरिया कहते हैं। इसके उदाहरण है
एकिडीना और प्लेटिपस। यूरिथीरिया के अंतर्गत कौन आते हैं? पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देने वाले। हम किसके अंतर्गत आते हैं? यूथीरिया के अंतर्गत। कुत्ता, गाय, मनुष्य, देखो हम सब एक ही प्रजाति के हैं। हम एक दूसरे को, हम जानवरों की अवहेलना करते हैं, हम भी जानवरों में ही आते हैं। मेटाथीरिया, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले मेटाथीरिया में आते हैं। विकसित होने तक मार्सुपियल थैली में बच्चों का रखरखाव होता है। देखो इसका उदाहरण है कंगारू, ये अपनी मार्सुपियल थैली में अपने बच्चे को रखा हुआ है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक हैं कैरोलस लीनियस। लैटिन भाषा के दो शब्द एक्स वंश, वाई जाति। एक्स वंश का सूचक है और वाई स्पीशीज जाति का सूचक है। अब देखो कुछ फसल हैं जिनके द्विनाम पद्धति में नामकरण किया गया है, पढ़ लेते हैं, कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। मनुष्य को होमोसैपियंस, ये तो पता ही होना चाहिए, एटलीस्ट अपने बारे में तो पता ही होना चाहिए। गाय को बॉस टॉरस, बिल्ली को फेलिस कैटस, कुत्ता का नाम बहुत बड़ा है, कैनिस लूपस फेमिलियारिस। कैनिस लूपस फेमिलियारिस। अगली बार किसी को गाली देने का मन करे और कुत्ता कहने की जगह उसे बोल देना कैनिस लूपस फेमिलियारिस, तुम्हें याद भी हो जाएगा। घरेलू मक्खी है मस्का डोमेस्टिका। मक्खी घर में उड़े ना तो मम्मी को कहना मम्मी मस्का डोमेस्टिका आ गई है, मम्मी कहेंगी बेटा ज्यादा पड़ रहा है। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। आम का है मॉन्जीफेरा इंडिका। धान का है ओराइजा सटाइवा। गेहूं का ट्रिटिकम असटाइवम। चने का है साइसर एरिथिनम। मटर का पाइसम सैटाइवम। आगे बढ़ते हैं। चलो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आगे से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे पढ़ाने के लिए।